नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में यदि कोई बहुत बड़ा फैक्टर काम कर सकता है जो किसी एक पार्टी को सीधे सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकता है तो वो है ओबीसी। बहुत लंबे वक्त से आप देख रहे होंगे दोनों ही पार्टियां ओबीसी को अपने करीब लाने के लिए तमाम तरह के जतन कर रहे हैं। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विधानसभा में एक पारित कराया था और ये कर दिया था कि 27% आरक्षण सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए होगा। ये और बात है कि बाद में कोर्ट में उसमें रोक लग गई। ये आरोप लगाया बाद में जब मुख्यमंत्री बन गए शिवराज सिंह चौहान कि उनकी मंशा ही नहीं थी कि वो उसे पारित करा पाते, लिहाजा उन्होंने ये किया कि ये कहा कि उन्होंने अपना जो वकील है, सरकारी वकील, वही नहीं भेजा कोर्ट में, इस वजह से ये हुआ। ये बात केवल आप समझ सकते हैं नौकरी की। बहुत बड़ा वोट बैंक है, 48% वोटर जो है एमपी में वो ओबीसी है। और पिछली बार भी दोनों पार्टियों ने तकरीबन समान टिकट वितरण किया था। 40% के आसपास टिकट कांग्रेस ने दिया था, 39% के आसपास टिकट बीजेपी ने दिया था, जीते केवल 60। अभी जो सिनेरियो है वो अभी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बाद में जब टिकट का वितरण, माफ कीजिए, बाद में जब उपचुनाव हुए सिंधिया जी की बगावत के बाद, तब जरूर ओबीसी जो एमएलए हैं वो कम हुए कांग्रेस के और बीजेपी के बढ़ गए। इस बार दोनों ही पार्टियों के लिए दोनों पार्टियां खम ठोक के ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ओबीसी वोटर उनके साथ है। बहुत सारे मसले ओबीसी के, ओबीसी बड़े दोनों तरह के माने जाते हैं। जैसा अगर आपको याद हो कि नेता प्रतिपक्ष उस समय के गोपाल भार्गव ने कहा भी था कि ये संपन्न और गैर संपन्न दोनों होते हैं, बहुधा संपन्न ही होते हैं। तो और चूंकि संपन्न है तो जाहिर बात है कि बहुत सारे वर्ग को प्रभावित करने की क्षमता उनके अंदर होती है। तो आज बात करेंगे इसी मसले को लेकर के दोनों पार्टियां जो तमाम तरह के जतन कर रही हैं। आज बीजेपी ने भी बहुत सारी प्लानिंग की, कांग्रेस ने पहले ही कर ली थी। कांग्रेस ने जिलों में आयोजन शुरू करा दिए थे ओबीसी वर्ग के लिए। तो जो दोनों ही पार्टियां प्लानिंग कर रही हैं, क्या वो अभी इस स्थिति में है कि वो ये कह पाए कि उनके साथ जरूर जाएगा ओबीसी? और जैसे मैंने पहले ही कहा कि ओबीसी जिसके साथ जाएगा सरकार उसी की बनेगी। तो आज इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने या गिराने का जिम्मा जिस वोटर के पास है वो हैं ओबीसी। सबसे ज्यादा वोटर तकरीबन 48% इसी वर्ग के हैं। बीजेपी ने जब से एमपी की सत्ता संभाली है तब से इसी वर्ग के मुख्यमंत्री ने राज किया है। पहले उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर और उसके बाद लगभग 19 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। यदि जातिगत संतुलन साधने के सर्वमान्य सियासी सिद्धांत के हिसाब से परिभाषित करें तो इस वर्ग की सारी समस्याएं अब तक तो पूरी तरह से हल हो जाना चाहिए थी और ये वर्ग बीजेपी का स्थायी वोटर बन जाना चाहिए था। लेकिन ये वर्ग पिछले चुनाव में भी बीजेपी के लिए चुनौती था और इस बार भी बना हुआ है। हांडी में चावल के पके हुए दाने को परखने का पैमाना अमल में लाते हुए सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी वाले जिले बालाघाट को ही देखते हैं। वहां की 6 में से मात्र 2 सीट बीजेपी के पास आई थी। इस बार भी इस वर्ग के मन में बेचैनी है। बीजेपी ने तमाम तरह की घोषणाएं की। उसी जिले के नेता गौरीशंकर बिसेन को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया, लेकिन वे सिर्फ इस पद को सुशोभित करके रह गए। अब बीजेपी का ओबीसी मोर्चा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। सभी 230 विधानसभाओं में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि ये वर्ग भाजपा के पक्ष में आ ही जाएगा। प्रदेश की 230 विधानसभाओं के प्रभारी भी विधानसभा के नियुक्त किए हैं और उन्हें भी काम सौंपा है कि वो लोग पिछड़ा वर्ग की जो उस विधानसभा में जातियां हैं, समाज के लोग हैं, उनकी बैठकें करें, चौपाल बैठकें करें, अलग अलग जातियों की बैठक करके, क्योंकि एक जिला लेवल के बड़ा कार्यक्रम, प्रदेश लेवल का कार्यक्रम भी ओबीसी समाज का भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तभी कांग्रेस ने इस वर्ग को लुभाने के लिए 2019 में ही विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। तब के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सदन में संपन्न और गैर संपन्न ओबीसी के लिए अलग अलग आरक्षण की मांग की। उनका तर्क था कि संपन्न ओबीसी के पास अभी भी कई बड़ी सरकारी नौकरियां हैं, जबकि गैर संपन्न चपरासी भी नहीं बन पाते। हालांकि कांग्रेस भी इस बात को लेकर अभी पूरी तरह से मुतमईन नहीं है कि ये वर्ग उनके साथ जाएगा ही। उसका ध्यान तो अभी इस बात में है कि बीजेपी की इस वर्ग को लेकर तैयारियां क्या हैं। आज ये कितने भी परिश्रम कर लें, कितना भी दिखावा कर लें, जाति वर्ग हर वर्ग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बहुत कोसों दूर जा चुका है। इनका देव तो कार्यकर्ता तक इनके साथ नहीं है। जतन कुछ भी कर लें, चुनाव में परिणाम ये आएगा कि माननीय कमलनाथ जी 150 प्लस सीटें पा करके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पिछले साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की जिला और प्रदेश स्तरीय सीधी भर्तियों में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का निर्णय लिया जरूर, लेकिन इससे ये वर्ग बहुत गदगद हुआ हो ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरियों में भर्तियां वैसे भी बहुत कम हो रही हैं। बहरहाल दोनों ही दल इस वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दोनों खम ठोक कर ये कहने की हैसियत में नहीं है कि ओबीसी निर्णायक भूमिका में उनके साथ ही जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DSTV। सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं अजय यादव, ये उपाध्यक्ष है मीडिया सेल के, बहुत स्वागत है अजय जी का। दूसरे मेहमान है ब्रजगोपाल लोया, ये बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है ब्रजगोपाल लोया जी का भी। और तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ ही चलते हैं, अजय यादव जी की तरफ ही। अजय जी, क्या क्लेम है इस बार? जैसे हमने कहा कि दोनों अभी ये क्लेम करने की पोजीशन में नहीं है कि ये वर्ग जो बहुत निर्णायक है, जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि ये जहां हो गया सरकार वहां बन गई, इस बार किसके साथ है, आपके साथ कि नहीं? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग अच्छे से जानता है कि उनके हितों के लिए काम किसने किया और आंखों में धूल झोंकने का काम किसने किया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिनने पिछड़े वर्ग के 3 मुख्यमंत्री तो दिए, लेकिन प्रदेश की 55% ओबीसी के अधिकारों को छीनने का काम किया। दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब उन्होंने 27% आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई और शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, न्यायालय से वो प्रक्रिया वापस हुई और मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 साल तक कभी भाजपा सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया इस दिशा में कि 27% आरक्षण कैसे दिलवाया जा सके। 15 साल बाद जब कमलनाथ जी, तब जब चला चली की बेला आ गई थी आपकी सरकार, फिर हमारी जब सरकार बनी, कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते ही पहले ही साल में 27% आरक्षण लागू करवाया। अब चला चली की बेला भी नहीं थी, हमारी सरकार प्रारंभ भी हुई थी, लेकिन किन हालात में सरकार चली गई ये सबने देखा। उसके बाद फिर न्यायालय प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने न्यायालय में जाके अधिकार छिनवाने का काम किया। मैं तो पूरी तरह से आरोप लगाता हूं कि भाजपा सरकार ने षड्यंत्र करके पिछड़े वर्गों का पक्ष नहीं रखा और इधर उधर झूठ भ्रम फैलाते रहे कि कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस ने पक्ष नहीं रखा। सरकार को पक्ष रखना था या कांग्रेस को रखना था? और फिर पिछले 3 सालों में आपने विधानसभा में कभी कोई को रखना था, मतलब मूल बात तो ये था कि कोर्ट में सब कभी मामला तो सरकार रखे, सरकार का जब पक्ष था तो आपने नहीं रखा, आपने हरवा दिया। और लोया जी को कर लेते, बहुत वक्त दिया पहले सवाल लोया जी को कर लेते। लोया जी, 3 मुख्यमंत्री दे दिए, मतलब उमा जी से शुरू करें हम, लगातार पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं, फिर आ गए बाबूलाल गौर साहब, फिर आ गए शिवराज जी। इतने साल अगर कोई ओबीसी वर्ग का चीफ मिनिस्टर रह जाए तो क्लेम ये करना चाहिए कि ये वर्ग तो पूरा हमारे साथ ही है, जा ही नहीं सकता दाएं बाएं कहीं, क्योंकि उन्हीं का तो नेता अगुवाई कर रहा है कई सालों से। नहीं, देखिए प्रवीण जी, हम तो ये मानते हैं कि वो बहुत बड़ा वर्ग जो है ओबीसी का, उसमें से ज्यादातर लोग हमारे साथ हैं और ज्यादातर यदि हमारे साथ नहीं होते तो आप देखिए कैसे हम 2003, 2008, 2013, 14 और 2019 कैसे जीतते।
एक बात और 18 आपको नहीं कहूं। जीते थे, लेकिन आप एक- उतने नहीं थे वो एक तो मिनट, मैं बाई आपको इलेक्शन उसको भी में- कर देता हूं। और उसके बाद 2020 में किस तरह हम जीते, हाँ, वो 28 बाई उपचुनाव में जीते। इसके बाद 2021 में हम 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव जीते। उसके बाद 2022 में हम स्थानीय निकाय के चुनाव में भी जीते। और एक बात और बता दूं, स्थानीय निकाय के चुनाव में जैसा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने कहा था कि भले ही ओबीसी को आरक्षण 27% है, मगर हम टिकट 35% से ज्यादा देंगे, और वो काम हमने करके दिखाया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को जब आप देखेंगे तो 35% से ज्यादा पार्षद ओबीसी वर्ग से आते। हमने काम करने में विश्वास है। 23 एक में बात क्या और होगा, 23 में सब 23 में नहीं, 23 में देखिए, मैं तो आपसे कहता हूं ना, ओबीसी तो काम करने वालों के साथ है, चाहे एससी हो, एसटी हो, चाहे ओबीसी हो और चाहे सामान्य वर्ग हो। हमेशा जनता काम करने वालों का साथ देती है, मुंह चलाने वालों का साथ नहीं देती। एक बात और कहूं, अभी अजय जी कह रहे थे कि हमें वकील खड़ा करना था। नहीं, आपने वकील नहीं, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता को ही नहीं जाने दिया, और जिसके कारण हाई कोर्ट से उस पर स्टे हुआ। हमने तो उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए और देश के ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पहले सवाल में वकीलों का आपको पैनल बहुत खड़ा दिया, किया। दिनेश जी को इनका लेता हूं। दिनेश जी, दोनों के दावे आपने सुन लिए होंगे और उनकी मजबूरी है कि भाई टेलीविजन सामने तो क्लेम करना ही है, जाहिर बात है, और सभाओं में भी क्लेम करना है। आपको क्या लगता है किसके साथ है अभी ओबीसी दोनों में से? दोनों के जो क्लेम है, आप देखिए कि अभी भी 27% आरक्षण का जो विषय है हाई कोर्ट में ही लंबित। कांग्रेस की सरकार थी तब भी नहीं निपटा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अभी कौन सा हाई कोर्ट में सुनवाई होकर फैसला हो गया। ठीक किसी बात। को पता। तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो आप क्लेम काउंटर क्लेम की तो कोई बात ही नहीं है। ओबीसी को ये समझ में आ गया है कि दोनों केवल राजनीति कर रहे हैं उनके नाम पर। अब उनके पास विकल्प तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा रहता नहीं ना, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाओ या कांग्रेस के साथ जाओ। तो हमने देखा था 2018 में मिक्स रिजल्ट था। कोई नहीं था कि ओबीसी एक तरफ पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विंध्य में हमने देखा था कि ओबीसी जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन बाकी के नहीं था। देखिए, आप निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री ओबीसी में अलग अलग वर्ग से दिए। उमा भारती जी लोधी समुदाय से थी, जो सबसे बड़ा समुदाय यहाँ है। बाबूलाल गौर साहब बाबूलाल यादव गौर थे। यादव जी थे, तो यादव भी बहुत बड़ी संख्या में है। और शिवराज जी किरार समाज से, किरार धाकड़ की भी एक बड़ी संख्या है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बावजूद जितने भी हमको विवाद मिलते हैं, वो लोधी सबसे ज्यादा आपको नाराज मिलेगा। यादव भी आपको जो लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी है, अपने जो यादव फेस है उनके पास, अरुण यादव का, उसको उपयोग तो कर ही रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कहाँ है? आप जितने लोग अभी देखिए सिंधिया के साथ आए थे, वो उनमें ज्यादातर यादव लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अशोकनगर में हमने देखा था कि वो पार्टी छोड़कर चले। अभी बैजनाथ यादव भी चले गए। तो पार्टी, जो लोग ओबीसी के लीडर आए, भारतीय जनता पार्टी उनको समझा पा रही है। वो तो उसमें उनके भीतर जो विवाद है, अंतर्द्वंद है, उसी में उलझी हुई है। ठीक है, एक बार लोया जी को निकल लेते हैं। जो बात निकल के आ रही है उसी को का एक सिरा पकड़ते हुए चलते हैं। तो लोया साहब, ये जो कह रहे हैं दिनेश गुप्ता जी, उसमें ये बात बिल्कुल साफ, मैं भी सहमत हूं उनसे कि भाई आप रामनाथ कोविंद जी को बना दीजिए, तो ऐसा नहीं कि दलित सारे आपकी तरफ आ जाए, या फिर इनकी ही बात करें तो KR नारायण को बना दीजिए तो आ जाए, ऐसा भी नहीं है। अभी द्रौपदी मुर्मू मैडम है, उनके कारण सारा ट्राइबल आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो प्रतीक और उपमान करने के बजाय जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उन्हें रोकने का प्रयास करिए, या उन्हें अपने तरफ लाने का प्रयास करिए। निश्चित प्रवीण जी, इस बात को मैं सहमत हूं कि केवल इससे काम नहीं चलता, परंतु उन प्रतीकों को जब हम सामने लाते हैं तो उन समाजों का, उन वर्गों का हौसला बढ़ता है, उनका गर्व बढ़ता है, उन्हें गौरव बढ़ता है, और इसके लिए ये काम किए जाते हैं। और एक बात और कहूं, जब हम शासन की जन कल्याण योजनाओं की बात करते हैं तो निश्चित उनका सबसे ज्यादा लाभ उन्हें ही मिलता है जो अंतिम छोर पर है। जब हम उन्हें ओबीसी कह रहे हैं तो निश्चित लाभ में वो ज्यादा भागीदारी है उनकी। एक बात। दूसरी बात, जो 3 मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, और इसके साथ ये भी जरूर बात करिए कि किस तरह 1993 से 2003 तक सुभाष यादव जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो भी आज चर्चा का विषय होना चाहिए। एक बात और आपसे कहूं, कांग्रेस ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हो पाया, 60 साल 70 साल में नहीं हो पाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर मिला। परंतु हम इसका दंभ नहीं करते, हम तो ये मानते हैं कि आपने नहीं किया, इसलिए इन सब कामों का करने का अवसर हमें मिला, और जो अवसर हमें मिला उसे हमने इस्तेमाल किया। आज मध्य प्रदेश में, जैसे आप मानिए कि
मेडिकल की सीट 600 थी 2003 तक। आज मध्य प्रदेश में 6000 मेडिकल की सीट हैं। जब 27% आरक्षण मिलता है तो उसमें ज्यादा पिछड़ा वर्ग के बच्चे जा पाते हैं। ये हमने माहौल बनाया है। आप याद करिए 30,000 सीटें थी 2003 अरे में। भाई, एक साल का मैं याद दिला देता हूं आपको जल्दी से, फिर अजय जी के पास जाऊंगा। एक साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अनाउंसमेंट किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मई 2022 रहा होगा, वो 22 या 21, कि अब जो भी भर्तियां होंगी उसमें 27% आरक्षण हम सीधी भर्ती कहा था उसमें देंगे। अभी क्या पेच है सीधी भर्ती और बाकी भर्तियों का, मैं फर्क नहीं कर पा रहा हूं। सीधी भर्ती में 27% आरक्षण देंगे जी। कितने कर दिए आप? नहीं, पहले तो मैं आपको एक और जस्टिफिकेशन दे दूं कि 1993 से 2003 तक दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान आप जो बैकलॉग छोड़ गए थे कि जिनमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ था क्योंकि आप पर्चियों पर नियुक्ति करते थे, उसमें जो बैकलॉग का पालन नहीं हुआ था, हमने उस बैकलॉग का भी पालन किया है, चाहे वो SC हो, ST हो और OBC हो, और उनके कोटे को पूरा करने का भी काम किया है। तो मैंने अजय जी ठीक है, अब अजय जी जवाब दे दीजिए। इनने सब कुछ बहुत बेहतर कर दिया, नौकरी से लेके सब। नेताओं का इग्नोरेंस जो है वो आपके यहाँ ज्यादा है, ये इनका कहना। देखिए ओबीसी नेताओं, देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेगा। 10 साल तक सुभाष यादव जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। जब 2003 में हमारी सरकार चली गई, सुभाष यादव जी प्रदेश कांग्रेस के मुखिया रहे और 4 साल तक उन्होंने दायित्व संभाला। बाद में अरुण यादव जी भी प्रदेश कांग्रेस के मुखिया रहे। भाजपा में कभी इस तरह का पिछड़े वर्ग के नेताओं को महत्व नहीं मिला। चीफ मिनिस्टर बनाया भाई 3 लगातार, देखो ना, चीफ मिनिस्टर बना के मुखौटे दिए, लेकिन प्रदेश के 55% पिछड़े वर्गों को अधिकार नहीं दिया। दिग्विजय सिंह जी ने 94 में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू किया। प्रदेश के जिला पंचायतों में 15 जिला पंचायत अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के होते थे। पिछले साल चुनाव में केवल 4 जिला पंचायत के अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के हो पाए। ये भाजपा की करतूतें हैं पिछड़े वर्ग के साथ। दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के आरक्षण में सबसे बड़ी रुकावट जनगणना का सही आंकड़ा ना होना। हम समर्थन करते हैं जातीय जनगणना होना चाहिए। केंद्र से राज्य तक आपकी सरकार है, क्यों नहीं करवाते हैं? इंदिरा साहनी मामले को जो बार बार कोर्ट में स्टे का आधार बनता है, केंद्र में आपकी सरकार, तमाम विपक्षी दल इसमें अमेंडमेंट के लिए तैयार, आप क्यों नहीं लाते हैं? आपकी नीयत में खोट है। आप पिछड़े वर्ग के साथ झूठ बोलते हैं। बताइए, एक भी विभाग में 27% नौकरी दी हो तो नाम बता दीजिए। एक भी स्कूल, कॉलेज, संस्थान में 27% विद्यार्थियों को आरक्षण मिला हो, बता दीजिए। केंद्रीय संस्थानों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण अर्जुन सिंह जी ने लागू किया, यूपीए सरकार ने। मेडिकल में छूटा था, दिनेश जी भाई आ जाएंगे। दिनेश जी करते। दिनेश जी, जैसे मैंने कहा भी अपनी शुरुआत में कि भाई इनमें जो गोपाल भार्गव जी को कोट कर लेता, उन्होंने कहा कि भाई एक संपन्न है और एक विपन्न है। शब्द से हो सकता नहीं हो, पर सदन में कहा था उन्होंने जिस वक्त आरक्षण की बात आई थी सदन के अंदर कमलनाथ जी की सरकार के वक्त। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों वर्गों का, ओबीसी के 2 वर्ग जिसे हम क्लासिफाइड कर दे रहे हैं, इनके एजेंडे क्या हैं? क्या देख के वोट करेंगे ये दोनों वर्ग? देखिए, ये मसला तो ओबीसी के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है कि वो क्रीमी लेयर जिसे कहते हैं। वो तो हर वर्ग में है क्रीमी लेयर, हर रिजर्वेशन वाले में। लेकिन ओबीसी में तो क्रीमी लेयर का एक वो लगाया हुआ है कि उसको बेनिफिट नहीं मिलता, उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता, लेकिन वो SC ST में नहीं लगा हुआ उस तरह का क्रीमी लेयर। तो यहाँ देखिए, जो संपन्न लोग हैं उन्हीं का तो पूरा वो कंट्रोल तो वही कर रहे हैं। पॉलिटिक्स भी उन्हीं के हाथ में है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। जो संपन्न नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है, वो तो उसमें केवल मोहरा बना हुआ है। उस बात तो उसी को सशक्त करने की होती है। यदि आप जो कहते हैं कि आबादी को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप जब तक लास्ट व्यक्ति की जो बात करते हैं उसको लाभ नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? जो सबसे कमजोर है उसे तो सबसे पहले लाभ की आवश्यकता होती है। और ये जरूरी नहीं है कि यदि आप पिछड़ा वर्ग के हैं तभी पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ कर सकें। ठीक बात है, वर्ग के भी हैं और आप में इच्छा है करने की, बड़ी बात है ये। हाँ। अन्यथा आप बताइए ना कि 14% यदि दिग्विजय सिंह करते हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमीशन लागू करते हैं, ये दोनों तो कहीं कोई ओबीसी के नहीं थे, दोनों ठाक थे, लेकिन उन्होंने किया। जो ओबीसी के मुख्यमंत्री, उनके राज्यों में क्या स्थिति आप देखिए, बिहार में देख लीजिए ना, अभी भी वहां जो है भले ही एकता दिख रही हो, लेकिन वो उलझे इसी पर है कि किसकी कितनी आबादी है। इसी पे उलझे हो कि ओबीसी का वोट किसके पास होगा, अति पिछड़ा किसके जाएगा, अति दलित किसके पास जाएगा, इसी राजनीति में उलझे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी जो राजनीति की दिशा है, इसको बिहार बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है कि जातीय जनगणना हो, रिजर्वेशन की बात हो, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश ताकि एजेंडा बन जाए चुनाव का।
हाँ 14% आप दे रहे हैं, तो आप बताइए कि ओबीसी इस पे कोई एक्ट कर रहा है कि हमें तो 27 चाहिए, हमें तो 53 चाहिए, हाँ, वो सही उसमें है। सेटिस्फाई है, उसे पता है जो वाजिब है वो मिल रहा है। ठीक बात है। एक बार लोया जी को करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात दिनेश जी ने कही। लोया जी दूसरी बात में और एड ऑन कर देता हूँ भाई, जो सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है वो बालाघाट, 6 सीटें 2 पाए आप केवल कुल जमा पिछले चुनाव में। तब आप इससे अंदाज लगाइए कि सबसे बाहुल्य, मतलब वो तो एक हम कहते हैं कि भाई चावल का दाना पका है कि नहीं देखने वाला जिला है वो, वहां से 2 सीटें मिली। इसका मतलब है कि भाई वो बाहर आपको ऐसा होता तो 6 की 6 आ जाती। और जो दूसरा दिनेश जी सवाल उठा रहे हैं उस पर देखिए, दोनों की बात करूं, पहले तो ये करूं कि 2018 में हम हारे थे बालाघाट में, ये सच है, परंतु ये भी सच है कि उसके बाद 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया। यानी कांग्रेस जो कहती है वो डिलीवर नहीं करती सरकार के दौरान, एक बात। दूसरी बात, एक बात अजय जी ने भी उठाई है कि प्रश्न इस बात का है कि यदि जातीय जनगणना की आवश्यकता थी तो 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और 2011 ये सारी जनगणनाएं कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई, तब आपने क्यों नहीं कराई? और इत्तेफाक ये देखिए, इंदिरा गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक हर सरकार में कमलनाथ जी मंत्री थे। और मंत्री होना यानी सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होती है। उस सरकार के दौरान आपने ये प्रश्न नहीं उठाया, परंतु आज जब आप विपक्ष में हैं, विपक्ष में आपको सब चाहिए। एक बात और कहता हूं, कौन आपसे मना कर रहा है कि राजस्थान में मत करवाइए? कौन आपसे कह रहा है कि आप छत्तीसगढ़ में मत करवाइए? आप सर्वे करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय का सर्वे हुआ है, वो काम राजस्थान में नहीं हुआ। एक बात और कहता हूं, कितनी सरकारें मैं आप बता दूं, जम्मू कश्मीर में 70 साल तक आपने इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया। ना वहां ओबीसी का आरक्षण था, ना एससी का था, ना एसटी का था, परंतु आप उस जमात के साथ थे जो जमात आरक्षण का, ओबीसी का और एससी का विरोध कर। जवाब ले लेते हैं अजय जी का जवाब ले लेते हैं। और दूसरा अजय जी, एक सवाल और मैं इसमें जोड़ देता हूं कि क्या करोगे ऐसा आपकी तरफ आ जाएगा? और अब तो वक्त भी कितना है, माने वो तो और जैसे दिनेश जी भी कह रहे हैं कि भाई जो संपन्न वोटर है वो तो बेहतर समझता है कि इस समय एन वक्त पे किए गए अनाउंसमेंट के मीनिंग क्या है। देखिए प्रवीण जी, बहुत अच्छी बात कही है लोया जी ने। पिछड़े वर्गों के लिए जो करेंगे हम ही करेंगे, ये जनता जानती है और आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेके राज्य सरकारों तक कभी कोई कानून पिछड़े वर्गों का आरक्षण बढ़ाने या आरक्षण लागू करने का कोई सरकार नहीं लाई। केवल और केवल भाजपा के नेताओं ने घड़ियाली आंसू बहाए, चाहे 14% का रहा हो, चाहे 27% का रहा हो। जब भी लागू हुए तो वो केवल कांग्रेस की सरकारों ने किए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किए। और रही बात जातीय जनगणना की, देखिए 1990 के बाद मंडल कमीशन लागू हुआ। 2011 की जनगणना में जातीय जनगणना का भी विकल्प था और आपकी सरकार बनने के बाद उन आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। आपको जानकारी नहीं है, मुझे लगता है। क्या करेंगे ऐसा जल्दी से बता दीजिए सर। केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। दो बातें हैं। बिहार में जो जातीय जनगणना हो रही है वो भी हमारी अजय जी सुन लीजिए, सरकार के 2011 की जनगणना के आंकड़े आप 2014 तक जारी नहीं कर पाए। ये निकम्मापन है, ये निकम्मापन है। आप अपना निकम्मापन हम पर डालेंगे। दूसरी बात, जातीय जनगणना 2011 की 4-5 साल बाद तक डेटा बनता है, आपको पता नहीं है। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी क्या दिक्कत है जारी करने में? बिल्कुल नहीं किया आपने। समर्थन वापस ले लिया था वीपी सिंह से। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार ले लिया था। फिर वही कहता हूं, आपने इसी मंडल कमीशन की वजह से समर्थन वापस ले लिया था। तीसरे मेहमान को दिनेश गुप्ता जी को इन करोगे। दिनेश जी, कमीशंस बन जाते आयोग कई तरह के नाम के, इधर भी 2 बन गए। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि भाई उसमें धनोपिया जी भी हैं और गौरीशंकर बिसेन जी भी हैं। ये आयोग आपको लगता है उतने कारगर होते होंगे ओबीसी की, या जैसे आपने कहा कि उन्हें जरूरत नहीं रिजर्वेशन की, तो आयोग की जरूरत है क्या उन्हें, पिछड़ा वर्ग आयोग की? अब कुछ चीजें तो देखिए संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ी हुई मजबूरियां। आप पिछड़ा वर्ग आयोग मामला देखिए, एससी का देखिए, एसटी का देखिए, या महिला आयोग देखिए, कोई भी आयोग जो बना है, जब संवैधानिक मजबूरी है तो सरकारें भी उसे मजबूरी की तरह सर पे उठाए घूमती है। हाँ, भले वो बिना नाखून दांत के शेर हों। हाँ, आप बताइए, आप इतनी बड़ी घटना ट्राइबल की हुई, पेशाब कांड जिसे हम कहते हैं, क्या अनुसूचित जनजाति आयोग ने कोई रिपोर्ट दी? कोई तलब किया रिपोर्ट, कोई डेटा तलब किया? तो आप मुझे बताइए, इतने छतरपुर में एससी के साथ घटना हो जाती, क्या किया इन लोगों ने? महिला अत्याचार की इतनी घटनाएं हो जाती हैं। कमलनाथ जी ने तो कांग्रेस जाते जाते शोभा ओझा जी को जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने क्या कर ली? उन्होंने भी, उनको भी तो कुछ करना चाहिए। ये जो आयोग हैं,
ये केवल जो है दिखाने की चीजें होती है। तो दिखाने की चीज जैसे दांत होते हैं हाथी के, उसी तरह के हैं। इससे जनता को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इनका खर्चा ही बढ़ता है जनता पर। जवाब लोया जी बहुत छोटा कि कोई मतलब नहीं है, इस पर क्यों माथे पे टांगे घूम रहे हो भाई, और आप मतलब केवल सुशोभित करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए एक पद दे दिया। देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि जो वास्तव में पिछड़ा है उसे सहारे की जरूरत है, वो सहारा आयोग बनता है और आयोग की सिफारिशों के माध्यम से सरकार बनती है। अजय जी जवाब छोटा सा। देखिए मध्य ये प्रदेश आप भी में तो बना के गए थे जाते जाते मध्य प्रदेश में संवैधानिक आयोग वो है जिसके अध्यक्ष जेपी धनोपिया जी हैं, और आपने उस आयोग के पर कतर दिए और एक ऐसा आयोग बना दिया जो कमीशन की तरह, जांच आयोग की तरह है, जो कि संवैधानिक नहीं है, जो संवैधानिक नहीं है। नहीं, आयोग वही है। देखिए आपके आयोग को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, आपके आयोग को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। मुझे बताइए बिसेन जी, जिस आयोग के अध्यक्ष हैं, क्या वो संवैधानिक है? क्या वो संवैधानिक आयोग है? वक्त इजाजत नहीं देता है, इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि सबसे जागरूक, सबसे पढ़ा लिखा और बहुत विद्वान मतदाता है ओबीसी का, तो तय कर देगा वो खुद। यहाँ स्टूडियो में बैठ के तय नहीं होंगे, वो तय कर देगा कि उसे किस पार्टी के साथ जाना है, और तब तक के लिए हमको नतीजों का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए ABS TV।